दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हिंदी सीरीज में मैं आपको इस समय उपसर्ग पढ़ा रहा हूं। उपसर्ग की ये तीसरी क्लास है। मैंने उपसर्ग को छोटे छोटे वीडियो में 3 भागों में बांट दिया है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ अरबी, फारसी या विदेशी उपसर्ग। ठीक है, इसके बाद बताऊंगा संस्कृत के अव्यय के रूप में जो उपसर्ग ले लिए गए हैं उनको बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप लेखपाल, दरोगा, यूपीपी या यूपी ट्रिपल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट हो, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अरबी, फारसी, विदेशी उपसर्ग 8 तरीके के हैं और इनको बस आपको देखना है। इनमें कुछ याद नहीं करना है, इसको बस आपको एक बार समझना है। जैसे उपसर्ग हो गया अल, क्योंकि ये अरबी, फारसी, विदेशी उपसर्ग है, इसमें उर्दू भी समाहित होती है। अल तो अलबत्ता, अलगरज, तो यहाँ पे आपको अल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए आपको आ, अल दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, इसलिए आप सावधान रहिएगा। अगर अल आ रहा है, मतलब अगर अलबत्ता, अलगरज जैसे शब्द आ रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग में अल हो, तो समझ जाइएगा कि अल उपसर्ग होगा। ऐसे ही कम, यह कम उम्र, यह कम ख्याल, तो यहाँ में कम आपको दिख रहा है, लेकिन परीक्षा में डाउट के लिए क्या करेगा, का भी दे देगा, का भी दे देगा और कम भी दे देगा। तो आपको यहाँ पे सावधान रहना है कि स्टार्टिंग वाला पहला वर्ण भी दे देता है और जो पूरा उपसर्ग होगा वो भी दे देगा। तो आप यहाँ पे बच के रहिए, सावधान रहिए। इसीलिए कहता हूँ कि उपसर्ग अच्छे से ये समझ लीजिए कि अल होता है, कम होता है। ऐसे ही खुश होता है, खुशबू, खुशकिस्मत, खुशबू और खुशकिस्मत, यहाँ पे आप खुश आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक, अगला है गैर, गैर हाजिर, गैर कानून, तो ये गैर आपको दिख रहा है, आप आसानी के साथ पहचान लेंगे। दर, दरकार, दरमियान, तो यहाँ पे आपको दर दिख रहा है, लेकिन कंफ्यूजन के लिए दा भी कर सकता है, दर भी दे देगा, तो कौन सा सही करेंगे, दर। ऐसे ही ना, नापसंद, नामुमकिन, तो यहाँ पे ना आपको दिख रहा है। ठीक, जहां पे ना किसी शब्द के पहले आए तो वहां पे क्या हो जाएगा, ना उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे ही बद, बदमाश, बदसूरत, बदकिस्मत, तो ये बद क्या हुआ, उपसर्ग हो गया। ठीक, अगला देख लेते हैं बर, बरखास्त, एक ही उदाहरण दिया है मैंने, तो ये जो बर है ना ये उपसर्ग हो जाएगा। बिल, बिल्कुल में बिल क्या होगा, उपसर्ग होगा। बे, बेईमान, बेवकूफ, तो बे क्या है, उपसर्ग है। ला, लाचार, लावारिस, तो ला क्या है, उपसर्ग है। हम, हम उम्र, हमदर्दी, तो हम क्या है, उपसर्ग है। यहाँ पे हा भी दे सकता है, हम भी दे सकता है। तो समझ रहे हैं आप, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जोर दे रहा हूं कि आप ये उपसर्ग पे ध्यान दीजिए। शब्द पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने उदाहरण के लिए आपके लिए लिखे हैं। ऐसे आएगा अलगरज में कौन सा उपसर्ग होगा, तब आप बताएंगे अलगरज में अल उपसर्ग होगा। ठीक है, तो ये उपसर्ग आपको तैयार रखना है कि अल उपसर्ग होता है, कम उपसर्ग होता है, खुश उपसर्ग होता है, गैर उपसर्ग, दर में दर उपसर्ग होता है। तो ऐसे दा भी कंफ्यूजन के लिए दे सकता है, समझ रहे हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे संस्कृत के जो अव्यय हैं वो उपसर्ग के रूप में ले लिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद उपसर्ग की क्लास खत्म होती है। मैंने जब आपको उपसर्ग की पहली क्लास दी थी तो उसमें बताया था कि यदि आप उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं तो एक बार संधि भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको संधि विच्छेद आता है तो उपसर्ग बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ वही है, जब मैंने आपको संस्कृत के उपसर्ग बताए थे तब भी बताया था। अब यहाँ पे फिर संस्कृत की बात आ गई, क्योंकि आप जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे, ठीक, तो संस्कृत से केवल मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको संधि पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि दुनिया में एकमात्र भाषा संस्कृत है जिसमें विसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक, और ये विसर्ग के कुछ लक्षण हिंदी भाषा में भी आ गए हैं, तो इसीलिए हिंदी में भी विसर्ग का थोड़ा बहुत प्रयोग होता है। ठीक,
अब हम लोग देखेंगे संस्कृत के अव्यय उपसर्ग के रूप में। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपको विसर्ग संधि आती है तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। अगर आपको विसर्ग संधि आपने नहीं पढ़ा है तो कृपया पहले उसे पढ़ लें। आप संधि पूरा पढ़ लें। संधि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे। उसके साथ आपको कुछ टॉपिक और क्लियर करेगा संधि। जैसे उपसर्ग, अगर आपको संधि आती है तो उपसर्ग आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक, पहला है आ, तो ये आसानी के साथ आ जाएगा आपको। अज्ञान, अधर्म, अस्थिर में कौन सा उपसर्ग होगा? आ। ठीक, बहुत आसान। अगला है अन, अनादि, अनंत, अनेक। यहाँ पे आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। अगर संधि विच्छेद आता है तब आप अन, धन, आदि क्या करेंगे? अनादि कर देंगे। ठीक, अन, धन, अंत, अनंत। ठीक, आप अगर ऐसे संधि आपको आती है तभी कर पाएंगे। तो यहाँ पे अन आप कैसे फाइंड करेंगे? पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे संधि विच्छेद का भी प्रयोग होता है। और साधारण तौर पर बच्चे क्या करते हैं, केवल उपसर्ग पढ़ते हैं, समझते हैं, सरल सरल वाला पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर देता कहाँ है? अनादि में कौन सा उपसर्ग होगा? आप कहेंगे आ, और उसी जगह हो जाएगा गलत। तो आप अगर ये क्लास देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ आने वाला है कि यहाँ पे अनादि में अन क्यों होगा और अज्ञान में अ क्यों होगा। यही उपसर्ग की खासियत है। जो बच्चा क्लास देखेगा, पढ़ेगा, वो उपसर्ग पूरे सही कर लेगा। लेकिन अगर आपने सरसरी नजर में सिर्फ किताब से उपसर्ग पढ़ा है तो आपके लिए समस्या होने वाली। समस्या इसलिए क्योंकि किताब हमें बताती है, समझाती नहीं है। तो अगला देखते हैं अधा। अधा, अध के बाद विसर्ग चिन्ह लगा है। अधा पतन, अधोमुख। अब देखिए अधोमुख, अधोमुख से आप अधा कैसे जानेंगे? आप जब विसर्ग संधि आप जानते होंगे तब आप आसानी के साथ जान लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप विसर्ग संधि भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखते हैं अंतः। ठीक है, अंतः, अंतःकरण, अंतःपुर। यहाँ आपको अंतः साफ साफ दिख रहा है। किसी में संधि विच्छेद हो गया, ठीक, तब गड़बड़ हो जाएगी। जैसे का पुरुष, कातर, काजल। ये काजल, काजल में का क्या होगा? उपसर्ग होगा। कातर में का क्या होगा? उपसर्ग होगा। ठीक, का पुरुष में का उपसर्ग होगा। ऐसे ही कु, ये मैंने आपको कल भी बताया, कुपुत्र, कुमति, कुकर्म, ये भी आप आसानी के साथ जान सकते हैं। ठीक, अगला उपसर्ग है चिर, चिरंजीवी, चिरकाल। तो आपको चिर एकदम आसानी के साथ साफ साफ दिख रहा है, आपको पहचानने में बहुत आसानी है। तत्, तत्सम, तत्काल आपको दिख रहा है, ये भी आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं। पर, पराधीन, परदेसी। तो जैसे पराधीन है, पराधीन में एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, प होगा, पर होगा, परा होगा, आप डाउट में। लेकिन आपको पता है कि पर उपसर्ग होता है तो होता है, सही हो गया। ठीक, तो ये पराधीन और परदेसी में क्या होगा? पर होगा। अब पुनः, पुनर्जन्म, पुनरुक्ति। यहाँ पे पुन क्या है? यहाँ पे जो विसर्ग है ना उसका लोप हुआ है। आप विसर्ग संधि पढ़िए, पुनर्जन्म, पुनरुक्ति। तो यहाँ पे पुनः क्या है? उपसर्ग है। ऐसे ही पूरा, देखिए एक पा ऐसे ही देगा, एक पुनः ऐसे ही दे देगा और पुनः भी देगा। तो आपको पुनः करना है। क्यों करना है? विसर्ग संधि के अनुसार आप विसर्ग संधि देख लीजिए। पूरा, पुरस्कार, पुरोधा। तो पुरस्कार, आप विसर्ग संधि यहाँ पे फिर आ गई, तो आप एक बार विसर्ग संधि देख लीजिए। तो विसर्ग संधि देखेंगे तो फिर आप उपसर्ग आपको अपने आप आने लगेगा। जो संस्कृत वाले उपसर्ग हैं, एक पहली क्लास का जो संस्कृत से उपसर्ग लिए गए और जो अभी मैं बता रहा हूँ संस्कृत के अव्यय, ये दोनों आपको रट जाएंगे अपने आप अगर आपको विसर्ग संधि आ गई। और जिसको विसर्ग संधि आती है वो आसानी से निकाल लेगा। पूर्व, पूर्व पक्ष, पूर्वाद। यहाँ पे पूर्व क्या है? पूर्व क्या होगा? उपसर्ग होगा। ऐसे बहि, बहिष्कृत, बहिरंग। तो इसमें बहि क्या होगा? उपसर्ग होगा। बहु, बहुमूल्य, बहुमत।
तो यहाँ पे बहु आपको दिख रहा है, आसानी के साथ कर ले जाएंगे। सजाती सगुण हो जाएगा। सत सज्जन सत्संग। ये देखिए संधि विच्छेद फिर से आ गया। मैं बता इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आप जब वहां जाएंगे वहां देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छे समझाया। यहाँ वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा क्योंकि मैंने संध की सबसे लंबी क्लास ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सत और जन। आप देख लीजिए कि सज्जन में सत उपसर्ग होगा। क्यों होगा आपको पता ही है, जिसको पता, जिसने संधि पढ़ी है उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ी पढ़ ले। सत्संग। अगला है सह, सहचर, सहयोग। तो यहाँ पे सह क्या होगा, उपसर्ग होगा। ऐसे स भी दे सकता है, केवल सा नहीं होगा। साक्षात, साक्षात्कार, इसमें साक्षात क्या होगा, उपसर्ग होगा। अब दो और बचे हैं, एक बचा है सम, एक बचा है स्व। तो समादर, समाज, ये इनमें क्या होगा, सम उपसर्ग होगा। और स्वराज्य और स्वतंत्र में स्व उपसर्ग होगा। आशा है आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। मैंने यहाँ पे संधि विच्छेद करके नहीं बताया, मैंने पहली क्लास में कुछ उदाहरण आपको बताए हैं। आप वही अगर आपने देखे होंगे तो आपको पहले ही समझ आ गया होगा। ठीक, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने मेरी पहली क्लास देखी। आप पहली क्लास देखें, फिर दूसरी देखें, फिर तीसरी देखें, क्रमबद्ध तरीके से देखें। और संधि विच्छेद इसके लिए बहुत जरूरी है, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा उपसर्ग। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको और कोई दिक्कत है मैं एक क्लास और बना सकता हूँ, आप कमेंट में लिखिए। ठीक, वहां पे मैं आपको संधि के माध्यम से भी बता दूंगा। मैं चाहता हूँ कि अब जैसे उपसर्ग की क्लास हो रही है तो सिर्फ उपसर्ग ही हो, संधि आपको पढ़नी है तो संधि पढ़ लीजिए। ठीक, वीडियो उपलब्ध है, बहुत अच्छे समझाया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करके बताएं और वीडियो शेयर करें अधिक से अधिक। ठीक है, धन्यवाद।